तो बोनफायर करते कार्बन हैं, हमें मोनोऑक्साइड। पॉइजनिंग होती है? नहीं सर, लेकिन अगर किसी को वैसे अस्थमा वगैरह का कोई मसला हो तो शायद उनको हो जाए। ठीक है, ये आपका इस पिक्चर से आपने इसको एलेबरेट किया, कोई और इसको एलेबरेट करेगा इस पिक्चर को, दोनों पिक्चर्स को? एक तरफ सर्दी है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? सर अगर वो गर्म नहीं रखेंगे अपने आप को तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी। हम्म। अब देखें, एक तरफ ठंड है, और ठंड को भगाने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्म करें आग अपने से। आप। हाँ, तो अगर पॉइजनिंग हो रही है तो उसका क्या करेंगे? एंटीडोट। एंटीडोट्स देंगे। ठीक है, अगर पॉइजन आपके पॉइजनिंग कॉज कर रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंटीडोट से। हम उसके एंटीडोट देंगे। तो सर्दियों का एंटीडोट क्या है? गर्मी। गर्मी। और गर्मी का एंटीडोट क्या है? तो सर्दी। 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 ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक एंटीडोट्स पे है, और ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग पे, कि हम कोई भी पॉइजनिंग अगर हो जाती है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, और उसके लिए हम कौन कौन से एंटीडोट्स यूज करते हैं, जनरलाइज ट्रीटमेंट क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए आपके ट्रीटमेंट में कोई भी पॉइजनिंग हो जाती है तो, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? मोहम्मद शुएब, आप स्लाइड पढ़ो बेटा। स्लाइड से आपने क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि हमारे जो जनरल प्रिंसिपल्स है कोई भी पॉइजनिंग केस को ट्रीट करने के, वो तीन क्या होने चाहिए? एक तो ये कि टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू अकर, कि जितना डैमेज हो गया है वो तो हो गया है, अब उसको मजीद फैलने से रोका जाए। ठीक है, दूसरा आपका एम है कि पेशेंट की लाइफ बचाई जाए, और तीसरा आपका एम है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस टू अकर, और जो पॉइजन अब्सॉर्ब हो गया है बॉडी में उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसको रोका जाए। ये आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी पॉइजनिंग केस को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको पॉइजन पता है, ठीक है, आपको पता है, आपको फैमिली हिस्ट्री देती है, या आपको पेशेंट खुद बता देता है कि मैं जी डिस्प्रिन खा के आया हूँ, 10 गोलियां मैंने खाई हैं, पेनाडोल की 10 गोलियां खाई हैं, या मैंने मट्टी का तेल पिया है, या मैंने स्प्रे पी ली है, ठीक है, या मैंने गंदम की गोली खा ली है, आपको पॉइजन उससे पता चल गया है। ठीक है, या फैमिली लेके आई है स्ट्रिप्स या पैकेट जिससे उसने वो चीज निकाल के खाई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है रेड पॉइजनिंग या वीट पिल, ठीक है, या डिस्प्रिन का पता ले आए हैं, पैनाडोल का या डिप्रेसेंट्स का, तो फैमिली आपको बता देती है कि इसने जी ये 10 गोलियां खा ली हैं, 5 खा ली हैं, 20 खा ली हैं, तो आपको पता है उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, उसमें जब आपको पॉइजन पता है तो आपको उसका एंटीडोट भी पता होगा, बीइंग अ डॉक्टर आपको उसका एंटीडोट भी पता होना चाहिए, और पता होगा जब आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसकी एंटीडोट थेरेपी स्टार्ट कर देनी है अगर आपको पॉइजन का पता है, और ट्रीटमेंट एग्रेसिव होना चाहिए, तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए। आपको पॉइजन पता चल गया है तो आपको उस पॉइजन को ट्रीट करने के लिए जो भी आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी है वो आपने स्टार्ट कर देनी है, एंटीडोट थेरेपी करनी है तो एंटीडोट आपने स्टार्ट कर देना है। ये हो गया सस्पेक्टेड नोन पॉइजनिंग। अब इन केस ऑफ अननोन पॉइजनिंग में हम क्या करते हैं? मोहम्मद तौकीर, तौकीर है? जी सर। जी बेटा, तौकीर पढ़ो। हम अननोन पॉइजनिंग में, जिस केस में हमें पॉइजन नहीं पता, उसमें हम क्या करें? ठीक है सर, ट्रीटमेंट शुड बी ऑन जनरल लाइन। अननोन पॉइजनिंग है, फैमिली आके हिस्ट्री देती है कि हमें नहीं पता इसने क्या खा लिया, ये बेहोश हो गया या उल्टियां कर रहा है और इसने कुछ खाया है। ठीक है, या कोई 1112 रेस्क्यू वाले या कोई और लोग किसी पेशेंट को उठा के ले आते हैं कि ये बेहोश मिला है और ये हो सकता है इसको पॉइजनिंग दी गई हो। ठीक है, तो उस पे आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है? उसमें आपका ट्रीटमेंट जनरल लाइंस पे होना चाहिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, और हमेशा टॉक्सिक पॉइजन कंसीडर करें। ये नहीं कि आप सोच में पड़ जाए कि हो सकता है इसने 1-2 गोलियां खा ली, बस आप उसकी फैटल डोज ही कंसीडर करें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जनरल लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती हैं?
कि आप रिमूव पेशेंट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉइजनिंग। अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज लाया गया है जो कि पॉइजनिंग केस है और उसके कपड़ों से स्मेल आ रही है, मिट्टी के तेल की स्मेल आ रही है, पेट्रोल की स्मेल आ रही है, स्प्रे की स्मेल आ रही है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में गैसेस की या एसिड गिरा हुआ है और वो ज्यादा फर्दर डैमेज कर सकता है स्किन को, तो उसके कपड़े आप चेंज करवाएं, हॉस्पिटल ड्रेस पहना दें, ठीक है, शीट्स में कवर कर लें, लेकिन उसके कपड़े चेंज कर दें ताकि जो फर्दर डैमेज है उस पॉइजन के एब्जॉर्ब होने से वो ना हो सके। तो पेशेंट को रिमूव कर दें अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉइजनिंग। वाइटल्स उसके मेंटेन करें। वाइटल्स में क्या क्या चीजें आती हैं अरीशा? और टेम्परेचर रेगुलेशन वो आते हैं। नहीं, मैं वाइटल ऑर्गन्स नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको मैं कह देता हूँ कि मेंटेन वाइटल्स, जैसे आपने पहली स्लाइड में देखा, तो उन वाइटल्स में कौन कौन सी 4-5 चीजें आती हैं? एक तो आपने बताया ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, आर्टेरियल ब्लड गैसेस, एबीजीज, और पल्स टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर है, पल्स है, रेस्पिरेशन रेट, सर ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट है, ऑक्सीजन बॉडी सैचुरेशन, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये वाइटल साइंस हैं। ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, और क्या होगा, पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये वाइटल साइंस हैं। जब हम कहते हैं कि मेंटेन वाइटल्स, तो इसमें आपने ये 4-5 चीजें मेंटेन करनी होती है। रिमूव अनअब्सॉर्ब्ड पॉइजन, ये आपको बताया, अगर उसकी स्किन पे अनअब्सॉर्ब्ड पॉइजन है, एसिड लगा हुआ है, तो उसको वॉश करें। एंड इफ अब्सॉर्ब्ड देन यूज एंटीडोट्स, और अगर आप पॉइजन अब्सॉर्ब हो चुका है तो फिर आप एंटीडोट्स यूज करेंगे। ये जनरल लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट है किसी भी केस, पॉइजनिंग केस को डील करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स, maintenance of patient's general condition, treatment of complications, removal of the source and symptomatic। अब कोई भी अब्जॉर्ब पॉइजन है, अब्जॉर्ब कह रहे हैं या इंजेस्टेड पॉइजन है, उसको आपने अब्जॉर्प्शन से पहले बॉडी से बाहर निकाल, आपके स्टमक में है, जीआईटी ट्रैक्ट में है, तो उसको क्या करेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और वो जल्दी से पिला देंगे उसको, और वो वॉमिट कैसे करवाएंगे? नमक में पानी डाल के, आई थिंक ज्यादा सारा नमक लेगा, उसमें पानी डाल के उसको पिलाएं। सर उसका गैग रिफ्लेक्स करवाएंगे, स्टिमुलेट उसके मुंह में कुछ मतलब करके गैग रिफ्लेक्स करवा सकते हैं, ठीक है। आप वो तालू समझते हैं ना मुंह में? जी सर, कवा, तो उसको फिंगर मारेंगे, ठीक है, और पेशेंट को ही कहेंगे वो फिंगर मारे, ये ना हो आप फिंगर मारें और वो बाइट कर ले, ठीक है, तो वो गैग रिफ्लेक्स होता है, तो उससे भी वॉमिट हो सकती है। सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशंस हैं, आप कोई 20 ml वाटर लें, उसमें 10 जो 2 चमचे हैं भर के नमक डालें और वो मिक्स करके वो पिला दें, उससे भी वॉमिट नहीं होती है। लेकिन इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है? व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन? सर मतलब एक्सेप्शन समझ लें, या इस केस पे ये चीजें जिन कंडीशंस में हमने ये हाउस होल्ड एमिटिक्स यूज नहीं करनी या गैग रिफ्लेक्स यूज नहीं करना, ठीक है, वो कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं? करोसिव पॉइजनिंग है, केरोसिन ऑयल और वोलेटाइल पॉइजन्स हैं, स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग है और कोमा है। करोसिव पॉइजनिंग में क्यों नहीं करना, हाउस होल्ड एमिटिक्स यूज नहीं करनी? करोसिव कौन कौन से होते हैं? वो बर्न कर सकते हैं, वापस आके ऊपर आ गए। वेरी गुड। जो क्रोजिव्स हैं वो आपके जीआईटी ट्रैक्ट को, जब वो एक तो एसिड पहले ही चला गया है जीआईटी ट्रैक्ट में, वो तब वो सारा बंद करके गया, जब आप वो एसिड को दोबारा वापस निकालेंगे वोमिटिंग के जरिए, तो वो दोबारा बंद करेगा, जिससे वो सारा जीआईटी ट्रैक्ट फ्रिजाइल हो जाएगा और उससे परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं क्रोजिव पॉइजनिंग के। केरोसिन और वोलेटाइल पॉइजनिंग, ठीक है, केरोसिन ऑयल्स जो होते हैं ये पल्मोनरी एडिमा कॉज करते हैं, इनहेलेशनल रूट को डिस्टर्ब करते हैं,
रेस्पिरेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। जब पॉइजन गैस स्टमक में जब आप उसको दोबारा वॉमिटिंग करवाएंगे तो हो सकता है वॉमिटिंग उसके फेफड़ों में चली जाए, लंग्स में चली जाए, जिससे ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाएगी, बजाय इसके कि वो स्टमक में ही पड़ा रहे। स्टिक्निन पॉइजनिंग, स्टिक्निन एक स्पाइनल पॉइजन है, जो हम सीएनएस पॉइजन जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे स्टिक्निन पॉइजनिंग। इसको नक्स वोमिका भी कहते हैं। नक्स वोमिका एक प्लांट होता है, सीड्स होते हैं, ठीक है। उसमें स्टिक्निन पॉइजनिंग जो है आपके स्पाइनल कॉन्ट्रैक्शन फ्लेक्शन करवाता है, जिससे पूरी नहीं करवाते। उसमें भी एस्पायरेशन होने के चांसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी एस्पायरेशन निमोनिया जिसको कहते हैं, जिससे वॉमिटिंग आपके लंग्स में चली जाती है। एस्पायरेट उसको कहते हैं, जब आप वॉमिट मैटर लंग्स में चला जाए तो उसको हम एस्पायरेट कहते हैं। एस्पायरेशन निमोनिया वो कॉज करता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। आपका जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ब्लॉक हो सकता है वॉमिटिंग की वजह से। तो उसमें भी नहीं करते, कोमा पेशेंट्स में भी नहीं करते, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं होते, लेटे होते हैं। अगर आप उसमें भी वॉमिटिंग करवाएंगे, ठीक है, मुंह में डाल के फिंगर डाल के गैग रिफ्लेक्स करवा दे और वो वॉमिटिंग हो, तो वो उनके लंग्स में चली जाएगी, जिसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो जाए। ठीक हो गया सर? कोमा वाला पेशेंट कर सकता है वॉमिटिंग? हो तो सकती है ना। कोमा वाले देखें, जो बेहोश पेशेंट्स होते हैं उनमें वॉमिटिंग होती है कि नहीं होती? सर शायद ना हो। होती है। हेड इंजरीज के जो पेशेंट्स आते हैं, जो अनकॉन्शियस होते हैं, एल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, ठीक है, उनमें भी वॉमिटिंग होती है। और उनमें हम क्या करते हैं, उनको या तो साइडवेज, जब भी आपने देखा होगा जब वॉमिट होगा तो आपने आपसे अगर तो कोई डॉक्टर हैं घर में या बड़े हैं, तो वो कहते हैं इसको साइडवेज कर दें जब भी वॉमिटिंग हो रही हो, या बिठा दें। वो इसीलिए कहते हैं कि ये जो वॉमिटिंग मैटर है वो लंग्स में ना चले जाए। इसी तरह जब आप कोमा के पेशेंट को वॉमिटिंग करवाएंगे गैग रिफ्लेक्स के जरिए, या उसके मुंह में आप सॉल्ट डाल दें, उसकी वजह से हो जाती है। आपका ब्रेन तो एक्टिव है, ठीक है, तो उसके उससे वॉमिटिंग होगी और वो लंग्स में चली जाएगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ कंट्रा इंडिकेशंस हैं हाउस होल्ड एमेटिक्स यूज करने के लिए, जिन कंडीशंस में ये यूज नहीं करनी चाहिए। कुछ चिलेटिंग एजेंट। जी बेटा। सर ये जब पॉइजन लेता है कोई भी, तो उसको खुद ब खुद वॉमिटिंग हो सकती है बगैर कोई हो सकती है, किए? हो सकती है। तो वो मतलब इटसेल्फ कोरोसिव अगर ले करता है पॉइजनिंग, तो वो फिर लेकिन इटसेल्फ जब भी कॉज हो जाएगी। जीआईटी ट्रैक्ट की इरिटेशन होगी तो वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन को तो आप नहीं रोक सकते ना। अगर किसी को खुद से वॉमिटिंग हो रही है, जब तक आप उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वॉमिटिंग तो हो सकती है। वो तो कोई नहीं है कि वॉमिटिंग होनी ही नहीं है। लेकिन आप खुद से अगर वॉमिटिंग करवाते हैं तो आपने ये 4-5 कंडीशंस अपने माइंड में रखनी है। अगर ये पॉइजनिंग है तो आप उसमें हाउस होल्ड एमेटिक्स यूज ना करें। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक हो गया बेटा। अब कुछ चिलेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, ये अभी हम आगे जाके इसका डिटेल डिस्कस भी करेंगे। अभी ये आप स्लाइड देख लें कि दीज आर द स्पेशल एंटीडोट्स फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग। हैवी मेटल्स कौन सी होती हैं? ये इरिटेंट ग्रुप्स में आते हैं। पहला ग्रुप है कोरोसिव ग्रुप, देन सेकंड ग्रुप इज इरिटेंट ग्रुप। इरिटेंट पॉइजंस हैं जो, उसमें हैवी मेटल्स कौन सी हैं? सर मर्करी, आर्सेनिक वगैरह। और आर्सेनिक है, लेड है। मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, तो ये चिलेटिंग एजेंट्स उसमें यूज होते हैं। दे फॉर्म नॉन आयोनाइज्ड साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस विद कैटाइंस व्हिच फॉर्म स्टेबल सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट के आयंस के साथ मिलके, ये एंटीडोट्स चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, ये उनके साथ मिलके नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, जो, ठीक है, ये टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस को नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस में तब्दील कर देते हैं। और ये चिलेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? उसमें EGTA है, बायल है, पेनिसिलामिन है, डेस्ट्रोक्सामिन है, सक्सीमर है। EGTA इज एथिलाइन डाइमाइड टेट्राएसिटेट, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड, पेनिसिलामिन, डेस्ट्रोक्सामिन और सक्सीमर। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं चिलेटिंग एजेंट्स की। आपके यूक्यूज में चिलेटिंग एजेंट्स पे पूरा SAQ भी आ जाता है। अब हम इसको जाके आगे देखेंगे कि इसमें कैसे देते हैं चिलेटर्स। चिलेटिंग एजेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने देखा कि ये हैवी मेटल्स में एंटीडोट के तौर पे यूज होते हैं, उसमें आर्सेनिक, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन, ये पॉइजंस लिखे हुए हैं। और इसमें कौन कौन से चिलेटर्स यूज होते हैं
उसकी आगे से टाइप्स लिखी हुई हैं, तो ये आपने पढ़ लेना, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। रिमूवल ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द बॉडी, अगर किसी ने पॉइजन लिया है, इंजेस्ट किया है, ठीक है, वो स्टमक में गया है, पेशेंट आपके पास विद इन 2 आवर्स प्रेजेंट हो गया है इमरजेंसी में, तो आपने वो पॉइजन बॉडी से कैसे निकालना, ठीक है। अगर इनहेल्ड पॉइजन हैं तो उसको में क्या करेंगे, अगर कॉन्टैक्ट पॉइजन हैं उसमें क्या करेंगे, और अगर इंजेस्टेड पॉइजन हैं उसमें क्या करेंगे। अनअब्सॉर्ब्ड फॉर्म इनहेल्ड पॉइजन है, ठीक है, उसमें आप प्योर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं, सिंपल लगा देते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द वाइटल साइंस, वाइटल साइंस आपको बताए हैं क्या क्या है, उन्हें वो सारे मेंटेन रखने होते हैं। और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, अगर उसकी वजह से वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है तो आप उसके वॉमिटिंग डील करें, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आप उसको फ्लूइड्स लगा दें, तो आप उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये होता है कि जो सिम्टम्स आ रही हैं, साइंस आ रहे हैं, उनको आप ट्रीट करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट पॉइजन है, मूव द पेशेंट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, आईज में कुछ चला गया तो ठीक है, ट्राई टू रिमूव विद द पॉइजन विद सम एंटीसेप्टिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इन कांटेक्ट विद द पॉइजन, अगर स्किन पे कोई पॉइजन लगा हुआ है तो वो आप रिमूव करें, उसको वाइप आउट कर दें, वॉश कर दें, अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं वो यूज करें, और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें कांटेक्ट पॉइजन। और अगर इंजेस्टेड पॉइजन है, किसी ने खा लिया पॉइजन, पी लिया पॉइजन, देन इफ पॉइजन गेट्स अब्सॉर्ब्ड गिव एंटीडोट्स, अगर आपको लगता है कि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, अगर विद इन 2 आवर्स हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट्स आ जाएं, वैसे तो विद इन 6 आवर्स भी हम करते हैं गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है, विद इन 2 to 6 आवर्स या विद इन 6 आवर्स हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट हो जाए कि इसने जी ये गोलियां खाई हैं, टैबलेट्स खाई हैं, स्प्रे पी है, तो उसमें हम उसका लवाज करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, जो कहते हैं ना मैदा वॉश करते हैं, वो उसको हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, या स्टमक वॉश करते हैं। इफ पॉइजन इज अनअब्सॉर्ब्ड परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज, एंड इफ पॉइजन गेट्स अब्सॉर्ब्ड देन गिव एंटीडोट्स, ठीक है। अगर सर जी सर अगर इनहेलेशन की है और वो आखिरी एल्वेलाई तक लेवल तक चला गया पॉइजन, तो वो फिर आगे सर वो उसके साथ डिफ्यूज नहीं कर सकता, वेजल्स के अंदर एब्जॉर्ब तो हो जाएगा पॉइजन, तब भी एंटीडोट देंगे? अगर उस पॉइजन का एंटीडोट अवेलेबल है जरूर एंटीडोट देंगे, अगर एंटीडोट अवेलेबल नहीं है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, इनहेल करेंगे, ठीक है, उसका एंटीडोट क्या है, उसका एंटीडोट ऑक्सीजन है, ठीक हो गया बेटा, आप उसको प्योर ऑक्सीजन लगा देंगे, और जो उसकी सिम्टम्स आ रही हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर फिर भी ज्यादा डिरेंज हो रहा है, डिटोरिएट पेशेंट हो रहा है, तो आप उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देंगे, आप उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा आप वेंटिलेटर के थ्रू एक्टिव कर देंगे, और फिर आप उसको ऐसा ऐसा ट्रीट करते रहेंगे, उसके साइंस और रिपोर्ट्स जैसे आएंगी उनके मुताबिक आप उसको पेशेंट को डील करते रहेंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर पॉइजन स्टमक के थ्रू अब्सॉर्ब हुआ है तो आप एंटीडोट्स दे देंगे, अगर पॉइजन का एंटीडोट पता है, अगर उस पॉइजन का एंटीडोट हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर एंटीडोट नहीं मौजूद तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें यूनिवर्सल एक एंटीडोट होता है, जो जब आपको पॉइजन नहीं पता होता या उसका एंटीडोट नहीं पता तो एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, आगे चल के हम देखते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, तो फिर हम वो एंटीडोट देते हैं। और अगर पॉइजन स्टमक में पड़ा हुआ है, अब्सॉर्ब नहीं हुआ, जीआईटी ट्रैक्ट में है, तो हम मैदा वॉश करते हैं, जिसको हम स्टमक वॉश कहते हैं या गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है, आपने आप में से किसी ने देखा गैस्ट्रिक लवाज या मैदा वॉश होते हुए किसी का? नहीं सर, नहीं देखा। चले कभी इमरजेंसी में चक्कर लगे और फास्टिंग वाला हो तो आज में क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द स्टमक विद वेरियस सॉल्यूशंस सच एज वाटर, सेलाइन, टैनिक एसिड, ठीक है, ये सब सॉल्यूशंस हैं, उनके जरिए हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, फ्लूइड्स के जरिए। एक नाली होती है जिसको हम एनजी ट्यूब कहते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, एनजी ट्यूब, एनजी नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं या रॉयल्स ट्यूब भी कहते हैं, वो हम पास करते हैं थ्रू नोज से, वो माउथ के जरिए हमारे स्टमक में जाती है सारे जीआईटी ट्रैक्ट से,
हमारे स्टमक तक जाती है उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3। तो हम मेजर करते हैं पहले स्टमक का डिस्टेंस, स्टमक पे एक नाली रख के, एक एंड रख के तो दूसरे एंड से हम मेजर करते हैं, उतनी नाली हम उसके स्टमक में डाल देते हैं। और फिर ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे राइट साइड पे, उसके साथ एक हम वॉशिंग ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। उसमें हम फ्लूइड्स डालते हैं, वो फ्लूइड के जरिए आपके स्टमक में चला जाता है। ग्रेविटेशनल इफेक्ट के जरिए नाली का लेवल हम सर से नीचे रखते हैं, जब हम फ्लूइड डाल देते हैं उसके बाद हम लेवल नीचे लेके आते हैं, तो वो फ्लूइड ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए वापस आता है नाली के जरिए, और वो इस तरह अब्जॉर्ब डाइल्यूट होके पॉइजन जो है वो बॉडी से बाहर आना शुरू होता है नाली के जरिए। ये आप साइडवेज में भी देख सकते हैं कि कैसे वो नाली में हमने फ्लूइड डाला स्टमक में, और फिर वो फ्लूइड वापस आ रहा है नाली के जरिए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह हम स्टमक वॉश करते हैं, और ये आपको लगे कि स्टमक में मौजूद हो सकता है इस टाइम तक। विद इन 6 आवर्स पेशेंट आपके 6 to 8 आवर्स के बाद तो पॉइजन अब्जॉर्ब हो चुका होगा स्टमक में, फिर स्टमक वॉश करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर उससे पहले पेशेंट इमरजेंसी में आ गया है तो फिर हम स्टमक वॉश करते हैं। इन 4 to 6 आवर्स ऑफ पॉइजन इनटेक, इंडिकेशंस एक आपने देखा था कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक होती है इंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो वो एक्सेप्शंस हैं जिन कंडीशंस में आप वो चीज नहीं करते, और इंडिकेशंस क्या होता है? जो सर सर जिसमें करना आप करते हैं, जिस कंडीशन में आप करते हो। इंडिकेशंस अगर 4 to 6 आवर्स में पेशेंट आ गया है तो आप करेंगे उसमें। वेयर अमिसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और जहां पे वॉमिटिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, अमिसिस वॉमिटिंग जहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या हाउस होल्ड एमेटिक्स आप नहीं यूज कर सकते, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आप स्टमक वॉश के ऑप्शन लेते हैं, गैस्ट्रिक लवाज का ऑप्शन लेते हैं। एंड वेयर क्विक रिमूवल इज रिक्वायर्ड, और जहां पे आपने जल्दी जल्दी पॉइजन को निकालना है बॉडी से, वहां पे आप गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। गैस्ट्रिक लवाज की एक सर ये आपने हाउस होल्ड एमेटिक्स। जी सर, ये पिछली फिगर में उन्होंने स्टेथोस्कोप क्यों रखा हुआ था स्टमक पे? ये स्टेथोस्कोप क्यों रखा हुआ था? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। जब आप नाली डालते हैं ना, एनजी ट्यूब डालते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो आपके 2 ट्रैक्ट हैं यहाँ पे आपके ट्रेकियस जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक ट्रैक्ट तो आपके जीआईटी में जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है? आपके गले से 2 ट्रैक्ट्स हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तो लंग्स में। लंग्स में जा रहा है। वेरी गुड। तो जब आप नाली डालेंगे, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, तो आपने वो चेक करनी है जब आप ट्यूब डालेंगे कि वो आया स्टमक में ही है या के कहाँ पे है? लंग्स में। लंग्स में है। अब उसको जब आप नाली डाल देंगे, आप एक वही वॉशिंग ट्यूब लेंगे, उसमें आपने फ्लूइड नहीं डालना, सिंपल आप उसमें एयर भर के आप नाली के साथ लगा के एकदम से उसको प्रेस करेंगे, और आपने ये जो स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, ये आप उसके फंडस पे, स्टमक का जो फंडस होता है वहां पे रख लेंगे, ठीक है। तो अगर वो नाली स्टमक में है तो क्या आपको स्टेथोस्कोप से आवाज आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है सर। एयर की, जब एयर स्टमक में जाएगी तो क्या होगा? एकदम से डायलिटेशन होगी, एकदम से आपको गुड़ की आवाज आएगी, ठीक है, जब एयर जाएगी। सर ये अगर सर ये जो पॉइंट लिखा है वेयर एमिसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, प्लीज ये दोबारा समझा दें। हाँ, पहले हम इस पॉइंट को क्लियर कर लें। जी सर जी। ठीक है। जब आप नाली स्टमक में ही है, आप एयर पुश करेंगे तो आपको आवाज आएगी स्टेथोस्कोप के जरिए। लेकिन अगर आपको आवाज नहीं आती, ठीक है, फिर आपके होना चाहिए कि आपकी जो नाली आपने नेसोगैस्ट्रिक डाली है वो कहीं लंग्स में तो नहीं चली गई, ठीक है। फिर आप चेस्ट पे रखते हैं स्टेथोस्कोप, और फिर दोबारा आप एयर पुश करते हैं, फिर आपको चेस्ट से आवाज आएगी। अगर जहां से आपको आवाज आएगी तो नाली वहां पे है, जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, राइल्स ट्यूब है, वो वहां पे पड़ी हुई है। अगर चेस्ट से आवाज आती है तो आप उसको निकालें, उसको दोबारा से प्लेस करें जीआईटी ट्रैक्ट में। अगर आप चेस्ट में ही नाली डाल देते हैं और आप उसको चेक नहीं करते कि वो स्टमक में है या चेस्ट में है, और वो चेस्ट में पड़ी हुई है, और उसके बाद आप फ्लूइड डाल देते हैं, तो क्या होगा? लंग्स में फ्लूइड चला जाएगा, लंग्स में पानी चला जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, लंग्स जो एक्सपैंड होना बंद हो जाएंगे और पेशेंट की मौके पे डेथ हो जाएगी।
ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी स्टेप है। गुड क्वेश्चन, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ये स्टेप। ठीक है सर। अब वेयर मिसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि गैस्ट्रिक लवाज उस कंडीशन में क्यों करते हैं जब मिसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कौन आंसर करेगा इसका? सर ताकि वो जो अगर बचत हो गई है ट्रैक की वापस डैमेज ना हो मजीद वापस आने से। उसका मकसद क्या था? व्हाट वाज द एम? वॉमिटिंग करवाना। तो यहाँ पहले सर हो गया वॉमिटिंग वॉमिटिंग से क्या होता था? पॉइजन क्लियर होना था। Absorb हुआ तो अनअब्सॉर्ब्ड पॉइजन है, उसने बॉडी से बाहर निकलना। ये हमारा एक एम था हाउस होल्ड मेटिक्स यूज करने। ठीक है बेटा, अब हाउस होल्ड मेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, पेशेंट और आप वो पॉइजन आपको पेशेंट विद इन 6 आवर्स आपके पास भी आ गया है, अब वो पॉइजन आप निकालना चाहते हैं बॉडी से, तो आप क्या करेंगे? आप उसको वॉमिटिंग करवाएंगे या आप उसको गैस्ट्रिक लवाज? सर तो गैस्ट्रिक लवाज करवाएंगे ताकि जीआई को सेव किया जा सके, आप ज्यादा डैमेज ना दिया जा सके। उसमें एमेटिक्स यूज नहीं करेंगे, राइट? ठीक है बेटा, किसने क्वेश्चन किया था? वो क्लियर है अपने माइंड में अब? जी सर, हो गया। चलो बेटा आगे चलें फिर, यहां तक क्लियर है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक लवाज ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, जो हाउस होल्ड मेटिक्स की थी वो इसकी भी है। अब क्रोसिव पॉइजन में गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते, क्यों भाई? मेटिक्स तो चलो समझ में आता है, ये क्यों नहीं करते क्रोसिव पॉइजन में? हमारी डाइल्यूट कर ले, लेकिन रहेगा तो क्रोसिव ही ना। सर वो ज्यादा फैल जाएगा शायद। और सर फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, क्रोसिव पॉइजन में जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कलीज आपके मुंह से गया जीआईटी ट्रैक्ट के जरिए आपके स्टमक करता हुआ जा रहा है, बर्न करता हुआ जा रहा है, तो जब आपका जीआईटी ट्रैक्ट बर्न होगा तो जीआईटी ट्रैक्ट उसी तरह मजबूत रहेगा कि फ्रेजाइल हो जाएगा? फ्रेजाइल हो जाएगा। और उसके बाद आपके ट्यूब प्लास्टिक की लेते हैं, वो डालना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा? इंजरी हो जाएगी जीआईटी ट्रैक्ट की, और उस इंजरी से क्या होगा? ब्लीडिंग हो सकती है सर। और ऑर्गन्स क्या हो जाएगा? सुराख हो सकते हैं, ज्यादा ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएंगे, इंटरनली चले जाएगा, परफोरेशंस हो जाएंगी। वेरी गुड। जीआईटी ट्रैक्ट की परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इसने पिए हैं, तो आप उसमें गैस्ट्रिक लवाज ना करें। जी सर। ठीक है बेटा, आप दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज करें। इसी तरह कोमा पेशेंट्स में बाज़ का गैग रिफ्लेक्स हो जाता है, जब आप नाक से डालते हैं, गले में जाके लगती है, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। तो उसमें बड़ा केयरफुल हो के गैस्ट्रिक लवाज करना है, तो बहुत ही केयरफुल हो। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आता है। पेट्रोलियम पॉइजनिंग में इसी तरह ही, अगर वो आपने गैस्ट्रिक लवाज करना शुरू कर दिया और उसको वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, गैग रिफ्लेक्स के जरिए, तो वो सारा लंग्स में चला जाएगा। इसी तरह स्टिकनिंग पॉइजनिंग में, उसमें बॉडी आर्च शेप हुई होती है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हुई होती हैं, तो उसमें भी हम नहीं करते। तो ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं गैस्ट्रिक। अब नेक्स्ट आपने ये देख लिया कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होते हैं, गैस्ट्रिक लवाज किन कंडीशंस में करना चाहिए, हाउस होल्ड मेटिक्स किस कंडीशंस में यूज होती हैं, चिलेटर्स किस कंडीशंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज एंटीडोट्स किस कंडीशंस में यूज होते हैं, और एंटीडोट्स होते क्या हैं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑलमोस्ट हर दफा ये क्वेश्चन आपके
यूनिवर्सिटी में आता है, आपके टर्म एग्जाम्स में आता है, आपके वाइवास में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपने एंटीडोट्स क्या होते हैं, एंटीडोट्स की क्या टाइप्स हैं, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, किन कंडीशंस में यूज होते हैं, ये आपने अच्छी तरह कर लेना है बेटे, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। अब एंटीडोट होता क्या है जी बेटे, वर्दा, एंटीडोट क्या होता है? वर्दा है? चले कायनात आप पढ़ें, एंटीडोट क्या होता है? ओके, और कौन पढ़ेगा? हसन। Sir, use of antidotes. An antidote, a substance used to counteract the effect of absorbed poison is called antidote. चले, इससे क्या मतलब लिया आपने? सर जो पॉइजन है जो बॉडी में एंटर हो गया है उसको मतलब नलिफाई करना है, उसके अपोज करना है, उसके एक्शन को, उसके अगेंस्ट जाना है, काम करना है, तो उसके लिए एंटीडोट है। ठीक है, एक पॉइजन है वो बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। अब उसका जो इफेक्ट आना है उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और उसके लिए जो हम सब्सटेंस यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं? एंटीडोट। उसको एंटीडोट कहते हैं। अब इसकी एंटीडोट्स की इंडिकेशंस क्या हैं? These are used to antagonize the effects of poisons. If the missus is not so effective, we use antidotes. अगर आपको poison का antidote पता है, if gastric lavage is contraindicated, then हम antidotes use करते हैं. If poison is absorbed already और absorbed conditions में हम antidotes use करते हैं. Types of antidotes क्या हैं? 4 types हैं antidotes की. Physical antidotes हैं, chemical antidotes हैं, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स हैं, और यूनिवर्सल एंटीडोट है, ठीक है। जो हमने पहले मैंने बताया था कि हम यूनिवर्सल एंटीडोट भी यूज करते हैं जब आपको पॉइजन, अब्सॉर्ब्ड पॉइजन का पता नहीं होता कि कौन सा पॉइजन। तो फिजिकल एंटीडोट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? दीज एंटीडोट्स रिटार्ड द अब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन बाय मैकेनिकल एक्शन। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, डिमल्सेंट्स हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एक पाउडर होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये पाउडर कैसे बनता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जिससे एक्टिवेटेड चारकोल होता है, और ये यूनिवर्सल एंटीडोट के तौर पे भी यूज होता है। अब एक्टिवेटेड चारकोल, डिमल्सेंट्स जो है उसमें मिल्क, स्टार्च, एग वाइट, एग एल्ब्यूमिन। अगर कोई एसिड पी ले तो हम क्या देते हैं ना कि जैसे दूध पिला दो, ठीक है, तो वो उसका डिमल्सेंट्स होता है। बनाना खिला दो, वो उसका डिमल्सेंट्स है। वो मैकेनिकल एक्शन के जरिए उसकी जो अब्जॉर्प्शन है फर्दर वो उसको रोकते हैं, या पॉइजन पड़ा हुआ है, ठीक है, अल्कलीज हैं, तो ये फिजिकल एंटीडोट्स आप यूज कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एक्ट्स मैकेनिकली बाय एडसॉर्बिंग द पॉइजन एंड रिटेनिंग इट विद इन इट्स पोर्स। एक्टिवेटेड चारकोल जो है सब्सटेंस, इसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि उन पोर्स के अंदर जो पॉइजन आपके स्टमक में पड़ा हुआ है, कुछ अगर अब्जॉर्ब हो गया है, बाकी पड़ा हुआ है, तो वो उन पोर्स के अंदर उसको क्या स्टिक हो जाता है, एडसॉर्ब उसको कहते हैं। जब पॉइजन पोर्स के अंदर स्टिक होता है तो उसको हम एडसॉर्ब कहते हैं। एडसॉर्ब नहीं कहते, पोर्स के अंदर पॉइजन स्टिक हो जाता है और फिर वो डेफिकेशन के जरिए पॉइजन बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये मैकेनिकल एंटीडोट है। Demulcents are the substances that form a protective coating on the gastric mucosa and thus retard absorption. जो demulcents हैं, बनाना, मिल्क, स्टार्च, एग वाइट, ये आपके स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, ठीक है, और वो फर्दर अब्जॉर्प्शन रोक देते हैं एंड पॉइजन की बॉडी में। इनको हम फिजिकल एंटीडोट्स कहते हैं, और ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद रखना। केमिकल एंटीडोट्स क्या कहते हैं? अगर एसिड्स हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अल्कलीज।
अल्कलीज, और अगर अल्कलीज हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे? ठीक है, उनको हम केमिकल एंटीडोट्स कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हम कार्बोलिक एसिड यूज कर लेते हैं, लाइम जो हम है वो ऑक्सैलिक एसिड के लिए भी यूज करते हैं। तो ये केमिकल एंटीडोट्स हैं। फिजिकल एंटीडोट्स, केमिकल एंटीडोट्स, देन फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स। ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं जो एंटीडोट्स के तौर पे यूज होती हैं। दीज एंटीडोट्स एक्ट बाय कंपीटिंग फॉर द रिसेप्टर साइट्स। ड्रग साइट्स होती हैं, वहां पे रिसेप्टर साइट्स के लिए कंपीट करते हैं बॉडी में, और फिर ये एंटागोनाइज करते हैं पॉइजन के इफेक्ट। These agents act on the tissue of the body. These substances work either in one of the following ways. अब हम देखते हैं कि वो कैसे एक्ट करते हैं जो फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स हैं। एक तो एक्शन ये है कि ये reduces the toxic conversion of poison. कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन के बाद टॉक्सिक कन्वर्जन बनती है। ठीक है, ये जो एंटीडोट्स हैं ये उसको रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथानॉल इज यूज्ड एज एंटीडोट इन मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग because ethanol inhibits the metabolism of methanol to toxic metabolites by competing for the same enzyme. ये same enzyme में receptor sites के लिए compete करते हैं, और जो इथानोल है वो मिथानोल के साथ मिलके वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बना लेते हैं जो कि डेंजरस नहीं होते। ये इसका एक इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट है कंपटीशन एट रिसेप्टर साइट। सम एंटीडोट्स आर केपेबल टू compete with the poison and displace the poison from the specific receptor site। ठीक है, कुछ पॉइजन कुछ जो एंटीडोट्स हैं वो पॉइजन के जिस पॉइजन ने रिसेप्टर साइट पे लगना होता है। ठीक है, जब हम एंटीडोट देते हैं तो एंटीडोट क्या करता है, वो उस रिसेप्टर साइट पे पॉइजन की जगह वो एंटीडोट जाके लग जाता है, तो वो पॉइजन को अपने रिसेप्टर्स नहीं मिलते अपने एक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से उसका एक्शन जो है वो एंटागोनाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इन ओपिएट पॉइजनिंग जो सीएनएस पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ओपियम है जैसे, उसका जो एंटीडोट है वो नैलेक्सोन है। उसमें हम नैलेक्सोन यूज करते हैं एज एंटीडोट। नैलेक्सोन क्या करता है, नैलेक्सोन एंटागोनाइजेस द इफेक्ट ऑफ ओपिएट्स बाय एक्टिंग एट ओपियाइड रिसेप्टर्स। जो हमारे ब्रेन में ओपियाइड रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके नैलेक्सोन लग जाता है बजाय के ओपिएट्स लगे, और उसके बाद उनका एक्शन नहीं होता। तो ये कंपीट करते हैं रिसेप्टर साइट के लिए। और कुछ एंटीडोट्स ऐसे हैं जो ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर साइट्स को। सम एंटीडोट्स आर केपेबल ऑफ ब्लॉकिंग द रिसेप्टर साइट एक्टेड बाय पॉइजनस सब्सटेंस, देयरबाय ब्लॉकिंग द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस। कुछ पॉइजन्स अगर लग गए हैं रिसेप्टर साइट के साथ और एक्शन करना शुरू कर दिया है, तो हम कुछ ऐसे एंटीडोट्स देते हैं जो कि रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर देते हैं। पॉइजन अगर लगा भी हुआ है तो उस साइट को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से उसका फर्दर एक्शन नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस किस पॉइजन में होता है बेटे, किसी को पता है? जिनका बैकग्राउंड गांव से होगा उनको पता होगा ऑर्गेनोफॉस्फोरस। सर वो दवाई जो आपने बताई थी वो गंदम की पेस्टिसाइड्स वगैरह जी, स्प्रेज जो होती हैं, जो आप स्प्रेज करते हैं ना पौधों को, कपास को, गंदम को, चावल को, या आप घरों में भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस आप पार्क वगैरह में यूज होती हैं, ग्राउंड्स पे यूज होती हैं, पौधों के कीड़े मकोड़े मारने के लिए यूज होती हैं, इंसेक्ट्स मारने के लिए। ठीक है, तो वो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस होते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक्ट्स एट मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स। अगर वो कोई पी लेता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस, तो ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स जो बॉडी के होते हैं वहां पे एक्ट करते हैं, प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक इफेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपिन, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस का एंटीडोट है वो एट्रोपिन है। तो जब आप एट्रोपिन देते हैं, इट विल ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये जो रिसेप्टर्स पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस लगा हुआ है और वो एक्शन कर रहा है, उसको एट्रोपिन ब्लॉक करते हैं, तो ये फर्दर एक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये ये फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स ये होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपने देख लेनी है कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स हैं। ठीक है, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स लिखे हुए हैं, पॉइजन्स के नाम लिखे हुए हैं और सामने उनके एंटीडोट्स लिखे हुए हैं। ये आपने इनको रट्टा लगा लेना है कि किस पॉइजन में हम कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब एक है यूनिवर्सल एंटीडोट। मैंने आपको बताया था एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है जब आपको नहीं पता होता कि कौन सा पॉइजन दिया, तो उसमें हम फिर इमरजेंसी मैनेजमेंट में यूनिवर्सल एंटीडोट यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ अननोन पॉइजनिंग and used when there is suspicion of 2 to 3 poisons। या तो अननोन पॉइजन हो
या आपको लगे कि 2-3 पॉइजन इकट्ठे, किसी ने चर्स भी पी है, अल्कोहल भी पी है, ठीक है, उस सूरत में हो सकता है। किसी ने 2-3 पॉइजन इकट्ठे ले लिए हैं, वीड पिल भी खा लिया है, ड्रग्स भी खा ली हैं, उस कंडीशन में हम यूनिवर्सल एंटीडोट यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट 3 चीजों से मिलकर बनता है बेटे। उसमें 3 चीजें क्या क्या होती हैं अरूज फातिमा? मरियम अशरफ। फातिमा या रूज सज्जाद? नाम बताना है इनके सर। यूनिवर्सल एंटीडोट की कंपोजिशन बताओ क्या क्या होता है? कंपोजिशन में ये लिखी हुई है ना, टेबल बना हुआ है बेटा, यही पढ़ो। ऑलराइट जी सर। पाउडर चारकोल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और टैनिक एसिड है। तो 3 चीजें हो गई। यूनिवर्सल एंटीडोट 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक है पाउडर चारकोल एंड सेकंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और 2 हिस्से आप लेते हैं पाउडर चारकोल के, और एक हिस्सा लेते हैं आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और एक पार्ट आप किसका लेते हैं? टैनिक एसिड का। ठीक है, तो चारकोल क्या करता है? वो अल्कलाइड्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, उनके इफेक्ट्स को खत्म कर देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है? वो न्यूट्रलाइज कर लेता है एसिड को, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। और टैनिक एसिड क्या करता है? प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। प्रेसिपिटेट्स बना देता है, अल्कलाइड्स के, ग्लूकोसाइड्स के, और मेटल्स के। तो ये अगर 2-3 पॉइजन किसी ने इकट्ठे लिए हैं या आपको अब्जॉर्प्शन नहीं पता, तो आप यूनिवर्सल एंटीडोट उसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको नहीं पता तो हो सकता है इन्हीं में से ज्यादातर पॉइजन होते हैं, या तो एसिड लिया होगा, या कोई एल्कीस ली होंगी, या कोई हैवी मेटल पॉइजनिंग किया होगा, ग्लूकोसाइड्स यूज किए होंगे। ठीक है, तो ये ड्रग्स में होते हैं। तो उनके को जाहिल करने के लिए हम यूनिवर्सल एंटीडोट यूज कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सल एंटीडोट घर पे भी बन सकता है। आप 1 टोस्ट लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड लें, स्ट्रॉन्ग टी लें, 1 पार्ट स्ट्रॉन्ग टी का मिलाएं, 1 पार्ट आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिलाएं, 2 पार्ट आप 1 टोस्ट के मिलाएं, उसको मिक्स करें और वो पिला दें, तो भी यूनिवर्सल एंटीडोट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो ये कंपोजिशन है यूनिवर्सल एंटीडोट की। ये आपका शॉर्ट एसएक्यू का पार्ट बन सकता है, और ये आता भी। ये यूनिवर्सल एंटीडोट ऑलरेडी बना बनाया होता है कि हमने ऐसे ही बनाना होता है? बेटा ये बना बनाया मिलता है, ये आपका मौजूद होता है फार्मेसीज पे। ठीक है, लेकिन मैं घर पे भी बनाया जा सकता है। ये इसलिए लिखा है कि ये अगर घर पे कोई बनाना चाहे, अगर फार्मेसी दूर है, ठीक है, आपको लगता है कि कोई पॉइजनिंग हो गई है, तो आप ये घर पे बना सकते हैं। और सर वो जो हमने पहले पढ़ा था फिजिकल एंटीडोट्स के अंदर, जिसमें बनाना स्टार्च में मिल्क वगैरह, तो वो सर हाउस होल्ड रेमेडी के अंदर भी आ सकते हैं वो चीजें? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे हाउस होल्ड रेमेडीज आगे। ठीक है सर। ठीक है, देखिए अगर किसी ने एसिड या अल्कलीज ली है, आप उसको बनाना खिला दें, हम कहते हैं ना इसको दूध पिला दें, दही खिला दें। जी सर। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है। अगर एसिड्स हैं तो उसके वो जो अल्कलीज हैं वो उसके इफेक्ट को जाहिल कर देंगी। ठीक है, बनाना है जो वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा स्टमक में, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। तो फिजिकल एंटीडोट्स के तौर पर यूज। सही है जो यूनिवर्सल जी बेटे। सही है जो यूनिवर्सल एंटीडोट है, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? हमें नहीं पता पॉइजन कौन सा है, तो ये अपना पूरा काम करेगा? यानी हम ये देके तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपना काम पूरा करेगा? देखिए ये एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, जी सर। एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट तो उस कंडीशन में होगा अगर आपको पॉइजन का पता है और फिर आपको उसके एंटीडोट का पता है, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब कि ये इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जी सर, ठीक है। ठीक हो गया, एब्सोल्यूट नहीं है। आपको पॉइजन का भी नहीं पता, ठीक है, आप हो सकता है वो कोई और पॉइजन हो जिसमें यूनिवर्सल एंटीडोट एक्ट ना कर सके। ठीक है, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। जी सर। ठीक है, तो आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट में उसको यूज कर लेंगे। अभी हमने चिलेटिंग एजेंट्स देखा था। जो चिली है, ये क्रैब को कहते हैं। ये साइड पे आप देख रहे हैं, क्रैब्स किसी ने खाए हुए हैं? नो सर। नो सर। अच्छा, क्रैब्स हलाल है हराम है?
पर खाने हलाल के है। हलाल है। हो गया। नहीं खाए? हलाल है क्रैब्स। ठीक है, मैं मालदीव्स में था तो उधर ये क्रैब की बहुत महंगी डिश थी। ठीक है, तो आपने खाए सर? हाँ मैंने खाया वो, क्योंकि मुझे फ्री था, मैं रिजॉर्ट डॉक्टर था उधर। तो सर कैसा था? टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये बहुत महंगी डिश थी उधर। उधर जब वो स्पेशल डेज होते हैं उनके, ईद वगैरह, पार्टीज वगैरह, उधर ही क्रैब डिश आती है, वरना नहीं आती। कराची ठीक है, में भी ये मिलते हैं। हाँ कराची में मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो चिलेज कहते हैं क्रैब को। ठीक है, और तो ये जो चिलेटिंग एजेंट है, जैसे क्रैब क्ला आप देख रहे हैं आगे, उसका मुंह देख रहे हैं ऐसे बना होता है क्रैब का। ठीक है, तो ये इसी तरह एक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। These agents interact with poison to form an inert complex which is then excreted from the body. These agents are primarily used in heavy metal poisoning. These agents with metal ions form ring structure within their molecule. The name chelating is derived from Greek word chili, crab उसको कहते हैं। The compound holds the metal like crab's claw. चिलेटिंग एजेंट्स आपको मैंने शुरू में बताया था, जब हमने देखा था कि ये हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज होते हैं। आर्सेनिक, मर्करी, लेड, कॉपर, उसके जो आयंस हैं उसके साथ मिलके ये नट एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि बॉडी से बाद में एक्सक्रीट हो जाता है। एग्जांपल्स आपको मैंने बताई थी, बाल्ब, स्मिथ, एंटी लेविसाइड, सक्सीमर, डाइसोडियम एडिटेट, पेंसिलामीन, डेस्ट्रोक्सामीन, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA एडिटेट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, और इसका रूट ऑफ एंट्रस क्या है बॉडी में। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पैल है तो उसको कैसे देते हैं। ठीक है, EDTA है तो उसको कैसे देते हैं बॉडी में, ये आपको पता होना चाहिए। जो बैल है इसको डाइमरकैप्रोल भी कहते हैं, डाइमरकैप्टोप्रोपानॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह इंजेक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट चिलेट्स मेटल एक्स्ट्रासेलुलरली एंड रिमूव्स मेटल्स फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सचेंजिंग विद कैल्शियम. It is rapidly excreted in urine by glomerular filtration, carrying the toxic metal along with it. ये क्या करते हैं? ये क्रैब की तरह जो चिलेटर्स हैं, बैल, ये जो मेटल के टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको पकड़ता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये काम करता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। ठीक है, अब इसका आपने इंडिकेशंस ये लेड पॉइजनिंग में देते हैं, जिंक पॉइजनिंग में, कैडमियम में, कॉपर में, ये डिफरेंट हैवी मेटल्स हैं उसमें आप देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? केसेस विद रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर वेयर फ्लूइड्स आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से निकलना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से निकलने के लिए पेशेंट को यूरिन आना चाहिए। यूरिन आने के लिए आपने फ्लूइड्स लगाने। ठीक है, तो जिन पेशेंट्स में इंट्राक्रैनियल प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा हो तो उसमें अगर आप फ्लूइड्स लगाएं तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसमें फिर हम ये नहीं यूज करते, फिर हम कोई और चिलेटर यूज कर लेते। इसकी डोज आपने याद रखनी है, 1 ग्राम इज डाइल्यूटेड इन 200 to 300 ml नॉर्मल सलाइन जो ड्रिप होती है, और ग्लूकोज सोल्यूशन एंड इन्फ्यूज्ड इंट्रावीनसली ओवर 1 hour ट्वाइस डेली फॉर 3 to 5 days। ठीक है, ये इसकी डोजेज है। ये आप सारा नाम भी याद रखें तो जरूरी नहीं है। आप ठीक है डाइल्यूट करते हैं 200 to 300 ml नॉर्मल सलाइन, जहां तक भी आप याद रखें तो आपके लेवल पे ये इनफ है। जब आप पेशेंट ट्रीट करेंगे तब आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, और इस इंट्रावेनसली देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स जो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हर ड्रग के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये रीनल डैमेज करवा सकता है, फिब्राइल रिएक्शंस हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। तो ये इसके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं। सेकंड पेंसिलामीन है, इसको क्यूप्रीमीन भी कहते हैं हम। ठीक है, ये कौन सी हैवी मेटल्स में यूज होता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है। अब इंडिकेशंस, आपको चिलेटर्स के नाम आने चाहिए, इंडिकेशंस आनी चाहिए, डोज आनी चाहिए, और जो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 4 चीजें आनी चाहिए। बाकी इन चीजों में नहीं भी आपको आता, सिर्फ उसको पढ़ लें, समझ लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये 4 चीजें आनी चाहिए, क्योंकि जब SAQ आएगा उसमें आपने ये 4 चीजें मेंशन करनी। ये कॉपर पॉइजनिंग में देते हैं, मर्करी पॉइजनिंग में देते हैं, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में देते हैं, विल्सन डिजीज में, सिस्टिन यूरिया में देते हैं, सिस्टिन स्टोन्स में देते हैं।
ठीक है, तो ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी, लेकिन पॉइजनिंग के लिहाज से ये कॉपर पॉइजनिंग और मर्करी पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग में यूज होता है। ये आगे डोजेस लिखी हुई है, ये बेटा आपने पढ़ लेनी है, एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ लेनी है, कोई समझने वाली चीज नहीं है। इस तरह डेस्ट्रोक्सामीन है, ठीक है, ये आयरन में यूज होता है। इंडिकेशंस इसमें एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में और ट्रांसफ्यूजन साइड्रोसिस में, लेकिन हमारी पॉइजनिंग के लिए से एक्यूट आयरन पॉइजनिंग का एंटीडोट है, ठीक है, डेस्ट्रोक्सामीन। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, एक डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया था कि हाउस होल्ड रेमेडीज क्या होती है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एज इफेक्टिव एंटीडोट्स, कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो इफेक्टिव एंटीडोट्स के तौर पे आपके घरों में यूज हो सकते हैं? अल्कलाइड्स और मेटेलिक पॉइजन्स। अगर मेटेलिक पॉइजन लिक्विड टी यूज कर सकते हैं जिसमें टैनिक एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टी बनाएं और वो यूज कर सकते हैं जो कि अगर मेटेलिक पॉइजन है उसके असर को कम कर देगा। अगर आयोडीन पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें आप स्टार्च यूज कर सकते हैं। मर्करी, आर्सेनिक और हैवी मेटल पॉइजनिंग है उसमें आप मिल्क यूज कर सकते हैं, रॉ एग वाइट्स यूज कर सकते हैं। एसिड्स पॉइजनिंग है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और सोल्यूशन ऑफ सोप का सोल्यूशन बनाएं और वो पिला सकते हैं अगर किसी ने एसिड इंजेस्ट किया है, तो वो अल्कलीज और एसिड्स एक दूसरे के इफेक्ट को एंटागोनाइज करते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने अल्कलीज ली हैं तो आप ऑरेंज यूज कर सकते हैं, लेमन यूज कर सकते हैं, विनीगर यूज कर सकते हैं। तो ये हाउस होल्ड रेमेडीज हैं जो कि पॉइजन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और एंटीडोट्स के तौर पे यूज हो सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड पॉइजन। आप मेरे साथ हैं? यस जी सर। सर। Yes. अब्जॉर्ब पॉइजन को एलिमिनेट कैसे करना है आप, ठीक है, ये तो थी एंटीडोट थेरेपी सारी। अब पॉइजन अब्जॉर्ब्ड हो चुका है उसको हमने बॉडी से एलिमिनेट करना है, ठीक है। फोर्स्ड मिसेस यूज करते हैं हम, रिमूवल ऑफ पॉइजन फ्रॉम ब्लड आफ्टर अब्जॉर्प्शन